नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 6 जून 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, विधायकों को 2 आवास देने के लिए बदले नियम। हिमाचल विधानसभा ने विधायकों को आवंटित किए जाने वाले आवास के नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव कैग के एक ऑडिट ऑब्जेक्शन का रास्ता निकालने के लिए किया गया है। विधानसभा स्पीकर की ओर से यह अधिसूचना 3 जून को जारी की गई है, जिसे बुधवार को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स रूल्स 2002 के रूल 3 में संशोधन किया गया है। इसमें कहा गया है कि सामान्य तौर पर एक विधायक को एक ही आवास का आवंटन किया जाएगा, लेकिन जो विधायक एक से ज्यादा बार जीतकर आया हो, उसे उपलब्धता के अनुसार 2 सेट दिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले कई साल से 2 सेट सीनियर एमएलए को देने की प्रथा चल रही थी, जबकि नियमों में इसका प्रावधान नहीं था। कैग के ऑडिट ऑब्जेक्शन के बाद हिमाचल विधानसभा के 26 विधायकों या पूर्व विधायकों को करीब 1.5 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस जारी हुआ था। इन सभी माननीयों ने अनधिकृत रूप से विधानसभा परिसर में डबल सेट रख लिए थे। यह प्रथा करीब 30 साल से चल रही थी। 13वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान पूर्व जयराम सरकार के समय कैग ने अपने ऑडिट में इस खामी को पकड़ा। उसके बाद मामला विधानसभा सचिव को कार्रवाई के लिए भेजा गया। ऑडिट ऑब्जेक्शन के बाद कुछ महीने पहले विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा की ओर से रिकवरी नोटिस जारी किए गए थे। ये नोटिस अप्रैल 2024 के महीने में दिए गए हैं, जिसमें औसतन एक विधायक से करीब 9 लाख की रिकवरी बन रही है। इस राशि को संपदा निदेशालय में कैश के रूप में या उनके खाते में जमा कर विधानसभा सचिवालय को इसकी रसीद देने को कहा गया था। जिन विधायकों या पूर्व विधायकों को यह नोटिस हुए हैं, उनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। बदले हुए नियमों से इस रिकवरी नोटिस पर असर नहीं होगा। ये नियम अगली डेट से लागू होंगे। संभव है कि पुरानी रिकवरी को माफ करने के लिए राज्य सरकार की कैबिनेट में मामला भेजा जाए। समाचार नंबर 2, एक स्थान 2 ईवीएम, दोनों में अलग अलग पार्टी को वोट। यदि आपको हिमाचल के मतदाता की समझदारी पर शक है, तो विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों पर हुए मतदान की लोकसभा की वोटिंग से तुलना करके देखिए। इन 6 सीटों में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए 2 ईवीएम अलग अलग एक ही जगह लगी थी, लेकिन दोनों में अलग अलग वोट हुआ। सबसे ज्यादा वोट स्विंग सुजानपुर सीट पर था, जहां लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को प्रदेश में सर्वाधिक 23,853 वोट की लीड मिली और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का प्रत्याशी हार गया। यहां यह नुकसान सिर्फ राजेंद्र राणा का नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी सतपाल रायजादा को भी क्षति हुई है। सुजानपुर में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा को 27,089 वोट पड़े, जबकि अनुराग ठाकुर को 38,0887 वोट मिले। यहां 11,798 वोट का अंतर एक ही दल को है। दूसरी तरफ जीतने वाले कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत को यहां 29,529 वोट विधानसभा में मिले, जबकि लोकसभा में सतपाल रायजादा को सिर्फ 15,034 वोट ही मिले। यानी एक वोट सीएम और एक वोट पीएम को के नारे के कारण रायजादा को 14,495 वोट का नुकसान हुआ। धर्मशाला के ऐसे रहे हालात। धर्मशाला में विधानसभा में सुधीर शर्मा को 28,066 वोट मिले, जबकि लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज को 35,066 वोट मिले।
इस सीट पर विधानसभा में कांग्रेस को 22,540 जबकि लोकसभा में आनंद शर्मा को 21,815 वोट ही मिल पाए। गगरेट में किसे कितने वोट? गगरेट के भी हालात कुछ अलग नहीं रहे। इस चुनाव क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा को विधानसभा में 27,281 वोट मिले, जबकि लोकसभा में इसी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग को 36,877 वोट मिले। कुटलहड़ के वोट खिसके। ऊना की कुटलहड़ सीट पर देवेंद्र भुट्टो को 31,497 वोट मिले, जबकि अनुराग ठाकुर को इससे भी 6,008 वोट ज्यादा मिले। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा को 36,853 वोट मिलने के बावजूद लोकसभा में कांग्रेस को 7,167 वोट कम मिले। लाहौल स्पीति का गणित। लाहौल स्पीति में निर्दलीय रामलाल मार्कंडेय ने सबका गणित बिगाड़ा। यहां कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा को 9,414 वोट मिले, जबकि लोकसभा में विक्रमादित्य सिंह को 12,667 वोट मिल गए। बड़सर में भी रह गई कमी। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल के मुकाबले लोकसभा में अनुराग ठाकुर को 6,326 वोट ज्यादा मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को विधानसभा में मिले वोट से भी लोकसभा में 7,733 वोट कम मिले। समाचार नंबर 3। कंगना रनौत हिमाचल से चौथी महिला लोकसभा सांसद बनी। कंगना पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में अब लोकसभा की दहलीज लांघने वाली 4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कंगना रनौत चौथी व गैरराज घराने और भाजपा की टिकट से जीतने वाली पहली महिला सांसद बन गई है। इससे पहले तक हिमाचल से मात्र 3 महिलाएं ही लोकसभा में पहुंची थी, जो कि तीनों ही राजघराने से संबंध रखती थी, जिसमें राजकुमारी अमृत कौर 1952 में मंडी, चंद्रेश कुमारी 1984 में कांगड़ा व प्रतिभा सिंह मंडी से 2004, 2013 व 2021 के उपचुनावों में लोकसभा सांसद रही हैं। ऐसे में हिमाचल से गैरराज घराने की पहली महिला सांसद बनकर बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत लोकसभा में पहुंच रही है। हालांकि कंगना राजघराने से संबंध नहीं रखती है, लेकिन बॉलीवुड सहित देश विदेश में भी कंगना को क्वीन यानी रानी के नाम से ही जाना जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश से पहली बार भाजपा ने किसी महिला प्रत्याशी को टिकट थमाया है और वह भाजपा की पहली सांसद के रूप में लोकसभा में पहुंच रही हैं। हालांकि इस बार चुनावों में मंडी से भाजपा की कंगना के अलावा कांगड़ा से बसपा की रेखा चौधरी और मंडी से ही आजाद के रूप में राखी गुप्ता चुनावी मैदान में उतरी हुई थी। वहीं राज्य के शिमला व हमीरपुर लोकसभा सीट से एक भी महिला उम्मीदवार को भाजपा कांग्रेस व वहां के लोगों ने सांसद के रूप में चुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वहीं कांगड़ा दुर्ग में लोकसभा में मात्र एक बार ही 1984 में आधी आबादी यानी महिला सांसद के हाथों में जनता ने कमान सौंपी है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने 3 बार महिला उम्मीदवार को टिकट सौंपा है, जबकि बीजेपी ने अब तक एक बार भी महिला उम्मीदवार पर दांव नहीं खेला है। वहीं अब तक कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी ने कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से 3 बार चुनाव लड़े हैं, जिसमें 1984 में एक बार विजय रही हैं। वहीं चंद्रेश कुमारी के अलावा वर्ष 1971 से वर्ष 2019 तक के आम चुनावों में अन्य राजनीतिक दलों ने महिलाओं पर विश्वास कम जताया है, जबकि 2 महिला उम्मीदवारों ने आजाद के रूप में मैदान में उतरने का दम दिखाया था। उक्त में से मात्र एक ही बार 1984 में चंद्रेश कुमारी कटोच को ही कांगड़ा चंबा की जनता ने चुनकर दिल्ली संसद में भेजा है, जबकि राज्य भर से मात्र मंडी से ही राजकुमारी अमृत कौर व प्रतिभा सिंह एक बार लोस चुनावों जबकि 2 बार उपचुनावों में ही विजेता बनी है। हालांकि राज्यसभा में हिमाचल से महिलाएं सांसद रही हैं। वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से 33% आरक्षण का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।
हालांकि इससे प्रावधानों को जनगणना के बाद ही लागू किए जाने की बात कही गई है। एचडीएम अब तक की सांसद चुनाव वर्ष सांसद पार्टी 1952 राजकुमारी अमृत कौर कांग्रेस, 1984 चंद्रेश कुमारी कटोच कांग्रेस, 2004 रानी प्रतिभा सिंह कांग्रेस, 2013 उचू रानी प्रतिभा सिंह कांग्रेस, 2021 उचू रानी प्रतिभा सिंह कांग्रेस, 2024 कंगना रनौत भाजपा। समाचार नंबर 4। संकल्प पूरा, भाजपा विधायक ने 22 दिन बाद कटवाई दाढ़ी। राजनीति में चुनाव के समय हार जीत लेकर अक्सर कई तरह के दावे और शर्त लगती रहती हैं, जिसमें लोग कई तरह के दावे करते हैं। इस बार मंडी संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी की हार जीत को लेकर ऐसी ही शर्त लगी थी। इस बार बलह से भाजपा के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कंगना रनौत की जीत की शर्त लगाते हुए संकल्प लिया था कि जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाएंगे वह अपने दाढ़ी नहीं कटवाएंगे और कंगना रनौत चुनाव हार जाती हैं, तो वह जीवन भर अपने दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। 4 जून को कंगना रनौत की जीत के बाद 5 जून बुधवार को इंद्र सिंह गांधी ने अपने संकल्प को पूरा करते हुए 22 दिनों बाद दाढ़ी कटवाई। इंद्र सिंह गांधी ने 14 मई को कंगना रनौत की नामांकन रैली के दौरान इस बात का संकल्प लिया था, जिसके बाद उनके संकल्प की खूब चर्चा भी हुई थी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और भाजपा के बड़े नेताओं के समक्ष कंगना की जीत और अपने संकल्प की चर्चा भी की थी, जिसके बाद इंद्र सिंह गांधी कंगना के लिए चुनाव प्रचार में भी डटे रहे। लोकसभा के उपचुनाव में बलह विधानसभा से भाजपा को 956 मतों की बढ़त मिली थी, जबकि विधानसभा का अपना चुनाव भी इंद्र सिंह गांधी कड़ी टक्कर के बाद मात्र 1307 वोटों से जीते थे। इस बार बलह से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को 9742 मतों की बढ़त मिली है। बलह से कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने भी पूरा जोर लगाया हुआ था, लेकिन इंद्र सिंह गांधी ने इस बार 9742 मतों की लीड देकर पार्टी का एहसान चुकता कर दिया है। समाचार नंबर 5। आरटीआई में देरी पर एसडीओ को जुर्माना भरने होंगे 20,000 रुपए। सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में 8 माह की देरी पर सहायक अभियंता को जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। महिला सहायक अभियंता को 20,000 रुपए जुर्माना चुकाना होगा। इस फैसले में सहायक अभियंता सोलन जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करती हैं, तो उन पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सहायक अभियंता नगर निगम सोलन में जन सूचना अधिकारी भी हैं और उन्हें इस संबंध में जानकारी मुहैया करवानी थी। सूचना अधिकार के तहत पीड़ित पक्ष ने 26 अप्रैल 2023 को पहली बार पंजीकृत डाक से पत्र भेजा था। 29 सितंबर तक इस संबंध में कोई भी जवाब नहीं दिया गया। समय पर सूचना अधिकार के तहत जानकारी न मिलने के बाद यह मामला राज्य सूचना आयोग के पास पहुंचा और 8 अप्रैल को सहायक अभियंता को मामले में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो पाई। राज्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने बताया कि इस मामले में पहली बार 30 अप्रैल को नोटिस दिया था, लेकिन इस नोटिस के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 6 मई को आयोग की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन 30 मई को मामले की सुनवाई तक कोई भी सकारात्मक जवाब राज्य सूचना आयोग को नहीं भेजा गया। आयोग ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करते हुए सहायक अभियंता नगर निगम सोलन को 20,000 रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। समाचार नंबर 6। फिर बड़े पर्दे पर दिखेंगी गरली की हवेलियां, फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन फाइनल। धरोहर गांव गरली व परागपुर की प्राचीन भव्य हवेलियों में एक बार फिर लाइट, कैमरा व एक्शन गूंज सुनाई देगी। इसके लिए मुंबई से बॉलीवुड की टीम गरली क्षेत्र में
पिछले 3-4 दिनों से डेरा डाले हुए है। लिहाजा करीब 1 या 2 हफ्ते में यहाँ बॉलीवुड हिंदी फिल्म AK-47 बड़े पर्दे की फिल्म शूट होगी। बॉलीवुड से आई टीम ने बुधवार को गरली क्षेत्र की प्राचीन भव्य हवेलियों की लोकेशन अपने कैमरे में कैद करके फाइनल की। बताया जा रहा है कि फिल्म में कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में चंदू चाय वाले की भूमिका में काम कर रहे चंदन प्रभाकर, पंजाबी गायक जिप्पी ग्रेवाल के अलावा नामी फिल्मी सितारे यहां छोटे से गांव में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीना लगातार गरली, परागपुर व साथ लगते अन्य गांवों में यह फिल्म शूट होगी। उपरोक्त फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर प्रवीण गरलानी ने बताया कि इस फिल्म में हिमाचल के युवाओं व अन्य लोगों को भी काम करने का सुनहरा मौका है। प्रवीण गरलानी ने बताया कि जो भी युवा लड़के-लड़कियां इस फिल्म के लिए ऑडिशन देना चाहते हैं वह 98,168 से 82,680 मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब रहे, इससे पहले धरोहर गांव गरली में फिल्मी जगत के नामी सितारे ऋषि कपूर आदि कलाकारों की बॉलीवुड फिल्म चिंटू जी बाके की क्रेजी बारात फिल्में यहां शूट हो चुकी है। समाचार नंबर 7। प्रदेश के लोगों ने नकार दी कांग्रेस की झूठी गारंटियां। हिमाचल प्रदेश की जनता ने वोट के माध्यम से कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटियों की हवा निकाल दी है, जबकि नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने कांग्रेस को हराकर बता दिया है कि वे कांग्रेस पार्टी की झूठी गारंटियों में नहीं फंसने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली इस सरकार ने चुनावों से पूर्व और चुनाव के दौरान झूठ बोलकर मात्र वोट हासिल करने की मंशा से माताओं और बहनों को हर माह 1,500 देने के नाम पर भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रदेश की बुद्धिजीवी महिला मतदाताओं ने उसे नकार दिया। मातृशक्ति ने बता दिया कि सिर्फ चुनावी लाभ के लिए ऐसे प्रलोभन किसी काम नहीं आने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज के थुनाग में कहा कि यह जीत सामान्य नहीं है। अब लोकसभा चुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस के नेता तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी सरकार बचाने तक सीमित रहे। वे अपने घर में भी कांग्रेस प्रत्याशी को लीड नहीं दिला पाए, जबकि दावे सभी सीटें जीतने के कर रहे थे। उन्होंने सराज के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए कहा कि 3 वर्षों से अपना सांसद न होने के कारण केंद्र से मिलने वाली सहायता से आप वंचित रहे, लेकिन अब आपने अपनी सांसद जिताकर दिल्ली भेजी है। निश्चित रूप से अब यह कमी भी दूर होगी। कांग्रेस ने बीच चुनाव में महिलाओं को 1,500 रुपए के लिए लाइनों में लगकर फॉर्म भरने को मजबूर किया, लेकिन इनकी मंशा सब जानते हैं। अगर सभी महिलाओं को देने ही थे तो वादे के मुताबिक पहली कैबिनेट बैठक के बाद देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाचार नंबर 8। लोकसभा चुनाव में बना रिकॉर्ड, लेडीज फास्ट, पुरुषों को पछाड़ आगे निकली महिला मतदाता। राजनीति में खामोश हिमाचल की महिलाएं लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड दर्ज कर गई हैं। राजनीतिक सभाओं में सबसे कम हाजिरी भरने के बावजूद मतदान केंद्रों में पुरुषों से ज्यादा भीड़ महिलाओं की रही है, और इस भीड़ ने हिमाचल में लोकसभा चुनाव में एक बड़ा रिकॉर्ड महिलाओं के नाम कर दिया है। हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में कुल मतदान में महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा रही है। सबसे बड़ा आंकड़ा निवर्तमान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह क्षेत्र में देखने को मिला है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र पुरुषों के मुकाबले में 52,548 महिलाएं ज्यादा मतदान करने के लिए पहुंची थी। यहां 5,38,886 महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जबकि 4,86,338 पुरुष मतदाता ने यहां वोट किया है। महिलाओं के मतदान में कांगड़ा दूसरे नंबर पर है। यहाँ 42,845 महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया है।
कांगड़ा में 5,31,434 महिला मतदाताओं ने सरकार चुनने का फैसला किया, जबकि 4,88,589 पुरुष मतदान केंद्रों तक पहुँचे। इसके साथ ही मंडी संसदीय क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले 8,516 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं। यहां कुल मतदान में 5,03,173 महिलाओं और 4,94,657 पुरुषों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। इस बार के चुनावों में 5.28% अधिक मतदाता। इस बार लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले 5.28% ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया है। 2019 में 38,01,766 मतदाताओं ने ही प्रदेश में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जबकि 2024 के मौजूदा लोकसभा चुनाव में 40,02,541 रही है। 5 साल में 2 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं। हालांकि इस दौरान नए मतदाताओं की भी बड़ी संख्या दर्ज हुई है। इस संख्या के मुकाबले 2 लाख से ज्यादा वोट बढ़ने के बावजूद मतदान 2019 के 72% मतदान को पार नहीं कर पाया। निर्वाचन विभाग के जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, उन पर नजर दौड़ाए तो 2019 के मुकाबले 5.28% ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। समाचार नंबर 9। पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं होगा अगला कार्यकाल। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन उस दावे को पूरा करने में सफल नहीं रहे। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने मौजूदा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और अपने लक्ष्य 295 सीटों के करीब पहुंचे। अब सवाल है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। एक और एनडीए के पास बहुमत है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी दावा ठोक रही है। केंद्र में अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगले 5 साल सरकार चलाना बड़ी चुनौती होगी। नरेंद्र मोदी अब तक बहुमत की सरकार चलाते रहे हैं, लेकिन अगले 5 साल उन्हें गठबंधन की सरकार चलाने की बड़ी चुनौती होगी। गठबंधन के नेताओं को साथ लेकर चलना, उनकी भावनाओं को समझते हुए फैसले लेना, ये आसान नहीं होने वाला है। पिछले 2 टर्म में मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें जीती थी। वैसे में गठबंधन हो या न हो, इसका सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2001 में जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब भी वह बहुमत के साथ सरकार में थे, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन 2024 में बीजेपी के खाते में केवल 240 सीटें आई हैं। वैसे में मोदी को कोई भी फैसले लेने से पहले गठबंधन के साथी दलों को भी भरोसे में लेना होगा। नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ मिलाकर चला होगा। नायडू और नीतीश के रिश्ते नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। दोनों सरकार के हिस्से में रहे हैं, लेकिन अलग भी हुए। एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के ही रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। दोनों ही एनडीए का साथ छोड़ चुके थे और लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ही वापस गठबंधन में शामिल हुए थे। गठबंधन की सरकार चलाने में माहिर थे वाजपेयी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को गठबंधन सरकार चलाने का सबसे अच्छा अनुभव था। 1996 में 13 पार्टियां मिलकर संयुक्त मोर्चा सरकार एनडीए बनी थी। एचडी देवगौड़ा पहले प्रधानमंत्री बने, फिर इंद्र कुमार गुजराल ने भी गठबंधन की सरकार चलाई। 1998 में वाजपेयी की सरकार आई और उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई। 1999 से 2004 के बीच वाजपेयी जी ने 20 दलों को साथ मिलाकर सरकार बनाई।
उन्होंने जयललिता, मायावती, जया जेटली और ममता बनर्जी को अपने साथ मिलाया। समाचार नंबर 10। कुल्लू के 18 बूथों में से 13 पर भाजपा और 5 पर कांग्रेस को मिली बढ़त। मंडी संसदीय सीट पर जनता जनार्दन ने हवा ही बदल डाली। हालांकि कुल्लू के कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को 10,000 की लीड देने का दावा पेश किया था, लेकिन सीपीएस के विधानसभा क्षेत्र से दावा की गई लीड तो दूर 6,872 वोटों से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत को लीड जरूर मिली। यही नहीं, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर के बूथ तेगुबेहर से भाजपा प्रत्याशी को 18 वोटों की बढ़त मिली, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को यहां से लीड नहीं मिल पाई। सीपीएस की बूथ से ही टूटी लीड पूरी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ मनाली, बंजार विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के अंतिम दौर तक टूटती रही। तेगुबेहर पोलिंग बूथ पर कुल 725 कुल मतदाताओं ने मतदान किया था। यहां पर भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत को 367 और कांग्रेस प्रत्याशी को 349 मत ही मिले, जबकि यह सीपीएस का बूथ था और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिलनी चाहिए थी। यही नहीं, कुल्लू शहर की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त नहीं मिली। यहां पर भी भाजपा की प्रत्याशी कंगना रणौत को 474 वोटों से लीड मिली। यहां पर कुल वोटिंग 9,374 हुई थी। इनमें से कंगना रणौत के खाते में 4,853 और विक्रमादित्य सिंह के खाते में 4,379 वोट ही पड़े। कुछ एक मत नोटा और अन्य प्रत्याशी को पड़े हैं। यहाँ पर भी हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। वहीं इन्हें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबियों में से माना जाता है। इसके बावजूद यह कुल्लू शहर से विक्रमादित्य सिंह को बढ़त दे नहीं पाए। यही नहीं, इनके वार्ड से भी बीजेपी को ही बढ़त मिली है। खोरीरोपा एक बूथ से कंगना को 171, विक्रमादित्य सिंह को 159, खोरीरोपा 2 बूथ से भाजपा को 214 और कांग्रेस को 152, सरवरी से भाजपा को 214 और कांग्रेस को 178 मत मिले हैं। वहीं गांधीनगर की बात करें तो यहां पर भाजपा को 315 और कांग्रेस को 264, शास्त्री नगर से भाजपा को 350 और कांग्रेस को 338 मत मिले। वहीं अपर अखाड़ा से भाजपा को 385, कांग्रेस को 225, मिडल अखाड़ा से भाजपा को 351 और 205, लोअर अखाड़ा से भाजपा को 278 और कांग्रेस को 186 मत मिले। व्यासा 1 से भाजपा को 200 और कांग्रेस को 183, व्यासा 2 से भाजपा को 135 और कांग्रेस को 130, अपर सुल्तानपुर से भाजपा को 445 और कांग्रेस को 317, लोअर सुल्तानपुर से भाजपा को 279 और कांग्रेस को 166 और ढालपुर 3 से भाजपा को 221 और कांग्रेस को 210 मत पड़े हैं। लिहाजा इन बूथों में भाजपा बढ़त पर रही है। कुल्लू शहर के 18 बूथों में से 13 बूथों में भाजपा प्रत्याशी को बढ़त मिली और 5 बूथों पर कांग्रेस को बढ़त मिली। समाचार नंबर 11। हिमाचल वेदर, गर्मी के बीच आसमान से बरसी राहत की फुहारें। हिमाचल में लंबे इंतजार के बाद आसमान से राहत की फुहारें बरसी हैं। बुधवार को शिमला, कांगड़ा और चंबा समेत अन्य जिलों में बारिश हुई है। बीते 24 घंटे में कांगड़ा में कई जगह बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि के साथ ही चंबा के तीसा में सबसे ज्यादा 15.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अन्य जगहों में कुकुसमेरी में 12.8 मिमी, सांगला में 2.4, निचार में 2.2 और रिकांगपियो में 1.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा शिमला शहर में भी हल्की बारिश हुई है।
एक साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश से तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिली है। बुधवार दोपहर बाद शुरू हुई इस बारिश से आगामी दिनों में तापमान के और कम होने की भी संभावना है। फिलहाल बुधवार को कांगड़ा जिला के कई भागों में अंधड़ के बाद बारिश और हल्की ओलावृष्टि हुई। सोलन जिला में भी शाम को बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में बारिश का पूर्वानुमान है और आगामी 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 8 जून तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि 9 जून से मौसम के साफ बने रहने की संभावना है। बारिश के बावजूद ऊना और बिलासपुर में फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पाई है। यहां अब भी तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। इसके चलते शहर में लोगों का आना जाना दोपहर के समय बहुत कम है। ऊना, मंडी और भुंतर में बुधवार को भारी गर्मी देखने को मिली है। प्रदेश में ऊना और बिलासपुर के अलावा नेरी और धौलाकुआं में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, जबकि शिमला जिला के चौपाल के थरोट क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई। राजधानी शिमला में बुधवार शाम को बारिश शुरू हुई, जबकि चंबा में भी दोपहर बाद हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है। केलांग में सबसे कम 3.7 डिग्री तापमान। बुधवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा शिमला में न्यूनतम तापमान 19.4, सुंदरनगर में 20.6, भुंतर में 15.5, कल्पा में 7.9, धर्मशाला में 21.0, मनाली में 12.5, मंडी में 20.5, हमीरपुर में 21.1, चंबा में 19.0, डलहौजी में 20.0, जुब्बड़हट्टी में 23.4, कुफरी में 17.0, कुकुमसेरी में 3.2, नारकंडा में 10.3, त्रिकांगपियो में 10.2, ताबो में 8.5, मशोबरा में 18.0, सैंज में 16.5 और बजौरा में 15.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यहां गर्मी जारी। ऊना 42.0, बिलासपुर 42.0, धौलाकुआं 39.2, कांगड़ा 39.0, बरठीन 39.0, मंडी 38.7, सुंदरनगर 37.9, चंबा 36.9, नाहन 35.8, धर्मशाला 33.9, सोलन 33.0। समाचार नंबर 13। कांगड़ा की नाराजगी सरकार पर पड़ी भारी, जनता ने कांग्रेस को नहीं डाले ज्यादा वोट। हिमाचल प्रदेश में करीब 15 महीने पहले कांग्रेस की सरकार ने सत्ता संभाली थी। उस समय कांगड़ा जिला के 10 विधायकों को जिताकर लोगों ने शिमला भेजा था, लेकिन जब प्रदेश मंत्रिमंडल गठन की बात आई तो कांगड़ा को कम तवज्जो दी गई थी। उसी समय राजनीतिक गलियारों में कांगड़ा से भेदभाव को आरोप लगने शुरू हो गए थे। हालांकि सीएम सुक्खू ने आते ही कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन टूरिज्म कैपिटल की दिशा में काम आगे बढ़ता प्रदेश में पहले आपदा आ गई, फिर उपचुनाव और लोकसभा चुनाव आ गए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने कांगड़ा से कम मंत्री बनाए जाने के मुद्दे को खूब उछाला था और लोकसभा और उपचुनाव में इसे कैश भी कर लिया है। इसके अलावा पिछले प्रदेश सरकारें शीतकालीन प्रवास पर जिला कांगड़ा में आती रही हैं, लेकिन सुक्खू सरकार इस रिवायत को आगे नहीं बढ़ा पाई। इससे भी लोगों में प्रदेश सरकार के प्रति खासी नाराजगी देखने को मिली। जिला कांगड़ा के प्रबुद्ध लोगों की माने तो लोगों में प्रदेश सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर भी रोष था कि पहले सीएम समेत तमाम मंत्री धर्मशाला स्थित सचिवालय में भी कुछ दिन बैठते थे, जिसके चलते सरकार तक लोगों की आसान पहुंच हो जाती थी। लेकिन सुक्खू सरकार ऐसा करने में भी नाकाम रही है। आत्ममंथन की जरूरत।
4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया, लेकिन कांगड़ा से लोकसभा और विधानसभा सीटें हारना यही संकेत देता है कि प्रदेश सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर 11 विधायक होने के बाद भी हार कैसे हो गई। हिमाचल के अन्य विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। कांगड़ा चंबा में क्यों पिछड़े, इस पर मंथन करने की जरूरत है। सीयू को लटकाना पड़ा महंगा। धर्मशाला में बनने वाले केंद्रीय विवि के कैंपस को लेकर लोग कई बार सीएम से गुहार लगाते रहे, लेकिन सीएम रीअसेसमेंट के तर्क देते रहे। सीएम के तर्कों से लोग संतुष्ट नहीं हो पाए और लोकसभा में हार मिली। समाचार नंबर 14। 5 विद्यालयों को ग्रीन स्कूल अवार्ड, प्रबोध सक्सेना ने पुरस्कारों से नवाजे प्रतिभागी। हिमाचल प्रदेश के 5 स्कूलों को अपने परिसरों में पर्यावरण के बेहतरी के लिए ग्रीन स्कूल पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें 3 सरकारी स्कूल शामिल हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSI) के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम (GSP) के तहत स्कूलों की पर्यावरण व्यवस्था के आधार पर अलग अलग वर्ग में इन स्कूलों को सम्मानित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर बुधवार को शिमला के गेटी थिएटर में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने ये पुरस्कार प्रदान किए। पर्यावरण के तय मानकों पर सोलन जिला के 3 स्कूलों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भटिया सोलन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोंट शिमला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिडवीन हमीरपुर, पाइनग्रोव स्कूल धर्मपुर सोलन और GMB स्कूल नालागढ़ सोलन को 2023 से 24 की मुख्यमंत्री रोलिंग ट्रॉफियां प्रदान की गयी। CSI के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम प्रबंधक नीरज कुमार ने बताया कि CSI का ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक पहल है जो स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को उनके परिसरों पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्कूलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रीन स्कूल अवार्ड दिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश बीते 13 वर्षों से ग्रीन स्कूल कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है और अब तक इस कार्यक्रम में 800 से ज्यादा स्कूल अपनी भागीदारी कर चुके हैं। इन श्रेणियों में मिला पुरस्कार। सोलन के सरकारी स्कूल भटिया को येलो टू ग्रीन श्रेणी में चेंजमेकर स्कूल का पुरस्कार मिला है। यह सम्मान पर्यावरण सुधार के प्रति स्कूल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिमला के सरकारी स्कूल भोंट को ग्रीन स्कूल कार्यक्रम में बेस्ट न्यूकमर अवार्ड से नवाजा गया है। सोलन के पाइनग्रोव स्कूल धर्मपुर को उसके असाधारण अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के लिए ग्रीन स्कूल प्रोग्राम बेस्ट वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमीरपुर के सरकारी स्कूल डिडवीन ने भूमि संरक्षण और प्रबंधन में अपने उल्लेखनीय प्रयासों के लिए लैंड मैनेजर अवार्ड जीता। सोलन के GMB स्कूल नालागढ़ को सौर ऊर्जा का दोहन करने और नवीकरणीय समाधानों को बढ़ावा देने की अपनी पहल के लिए एनर्जी मैनेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। समाचार नंबर 15। अनुराधा राणा सबसे युवा महिला विधायक। 52 साल से जिस सीट पर पुरुषों का बोलबाला चल रहा था, आज उस सीट पर सबसे कम आयु की 31 वर्षीय युवती ने बाजी मारते हुए विधायक का ओहदा हासिल किया है। जनजातीय जिला में हाल के कुछ सालों से आए बदलाव के बाद यहां की महिलाएं भी राजनीति में सक्रिय हुई हैं और कई पदों पर आसीन होकर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं बात अगर अनुराधा राणा की करें तो एक निर्धन परिवार से संबंध रखने वाली अनुराधा राणा, जो एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत थी, आज वह विधायक की कुर्सी पर जा बैठी हैं। 2 दिग्गज नेताओं को हराकर कांग्रेस की अनुराधा राणा ने लाहुल की राजनीति में भी बदलाव कर डाला है। बता दें कि 52 साल पहले कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी लता ठाकुर लाहुल स्पीति की पहली महिला विधायक बनी थी। बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के अनुराधा राणा की इस जीत को लाहुल स्पीति की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। गरीब किसान के घर पैदा हुई अनुराधा राणा की इस जीत से कांग्रेस पार्टी में नए जोश का संचार भले ही हुआ हो,
लेकिन स्पीति की जनता ने एक तरफा वोट करके अनुराधा राणा को यहां मजबूत भी किया है। वहीं विधानसभा पहुंचने वाली 31 वर्षीय अनुराधा राधा 14वीं विधानसभा की सबसे कम आयु की महिला बन गई है। यहां विधानसभा में एक ही महिला विधायक चुनकर भाजपा की ओर से आई थी, लेकिन अब कांग्रेस के खेमे में भी एक युवा महिला विधायक का नाम शामिल हो गया है। सियासी गलियारों में चर्चा। चुनाव परिणाम के बाद अब राजनीतिक गलियों में चर्चा तेज हो गई है कि सरकार चाहे को एक महिला को अब मंत्री बना सकती है। ऐसे में अब जब जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति से एक युवा महिला चुनकर आई है, तो उन्हें मंत्री पद देने में सरकार को भी किसी तरह का संकोच नहीं करनी चाहिए। अनुराधा राणा को अगर सरकार मंत्री बना देती है तो लाहौल वासियों के लिए इससे बड़ा सम्मान कोई न होगा। विधानसभा चुनाव का परिणाम। लाहौल में हुए विधानसभा के उपचुनाव में अनुराधा राणा को 9,414 मत पड़े हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी डा रामलाल मार्कंडे को 7,454 और भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर को महज 3,049 वोट मिले हैं। 1,173 पोस्टल वोटों में से अनुराधा को 537 वोट मिले। अनुराधा राणा ने निर्दलीय प्रत्याशी रामलाल मार्कंडेय को 1960 मतों से हराकर जीत हासिल की है। समाचार नंबर 16। प्रदेश के जंगलों में आग से पर्यावरण को नुकसान। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा संदीप शर्मा ने कहा कि सतत विकास के लिए वन प्रौद्योगिकी को अपनाना जरूरी है। वे विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मृदा के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन रसायनों के कारण हो रहे ह्रास पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जैविक उर्वरकों के उपयोग के जैविक कृषि को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जगह जंगल जल रहे हैं। इसके दुष्प्रभाव के बारे में लोगों के बीच जागरूकता लाना अति आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण में सभी को अपना दायित्व निभाना होगा। वनमंडल अधिकारी शाहनवाज ने जल और मृदा संरक्षण पर बल दिया और पर्यावरण के अनुकूल उपाय अपनाने की सलाह दी। डा जगदीश सिंह वैज्ञानिक ने पर्यावरण संरक्षण के मिशन लाइफ के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। वैज्ञानिक डा वनीत जिष्टू ने जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हरित स्थान के महत्व के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने सुझाव दिया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ग्रीन स्पेस विकसित करना जरूरी है। इसमें महत्वपूर्ण 120 स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपित किए हैं। विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण से संबंधित पोस्टर मेकिंग, नारा लेखन, क्विज और स्किट प्ले प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। नारा लेखन में राजकीय महाविद्यालय संजौली की कनिका शर्मा, पारुल ठाकुर और अर्पिता वत्सयान ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में भी राजकीय महाविद्यालय संजौली से वैशाली शर्मा, आयुषी जसरोटिया और अर्पिता वत्सयान ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय संजौली, राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय शिमला और सेंट बेडेस कॉलेज शिमला क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों पर रहे। स्कीट नाटक प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय संजौली, सेंट बेडेज कॉलेज और राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय शिमला क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों पर रहे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को निदेशक ने पुरस्कार वितरित किए। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।